हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2018 रिलीज्ड इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है बाय गाइब, यानी कि दी ऑकल्ट बेबी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक क्राइम सीन को दिखाते हुए, जहां हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं एक घर में एंटर करते हुए। अंदर की हालत बहुत ही खराब थी। फर्श पर हर जगह खून पड़ा था, दीवार पर खून के छींटे लगे थे और साथ में नाखूनों के निशान भी थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में खून से होली खेला गया हो। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी हालत थी उस घर में मिली एक आदमी की लाश की। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी और उसके सारे हड्डियां टूट चुकी थी। मगर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसके शरीर पर इतने भयानक टॉर्चर का कोई मार्क ही नहीं था, ऐसे उसकी हड्डियां अपने आप ही अंदर से टूट गई हो। उस घर में ऑफिसर्स को एक लड़की भी मिलती है जिंदा, जो उस आदमी की पत्नी थी, मगर कंप्लीटली पागल हो चुकी थी। वो एक कोने में बैठे न जाने क्या बिड़बिड़ा रही थी। ऑफिसर्स उसके पास जाते ही वो उनकी गन छीनकर सुसाइड कर लेती है और ऐसे ही एक हंसते खेलते परिवार का दी एंड हो जाता है। अगले सीन में हम मिलते हैं एक नई परिवार से, राफा और उसकी पत्नी फारा से, जो अपने फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का जश्न मना रहे थे। बहुत खुश थे दोनों। ऊपर से फारा जब रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, राफा तो खुशी से पागल ही हो जाता है। अगले कई महीनों में उनकी जिंदगी में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। राफा का कंस्ट्रक्शन बिजनेस ग्रोथ पकड़ लेता है। शहर के सबसे बड़े टेंडर मिलती है उन्हें। उसके तरक्की से लोग जेलस होने लगते हैं। उसका ओपोनेंट रोनल तो उसे लाइफ थ्रेट ही दे देता है, वो भी सबके सामने। इस बात पे राफा का बेस्ट फ्रेंड एडी बहुत नाराज हो जाता है और उससे बहस करने लगता है, मगर खुद राफा को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ता ही रहता है और एक नया घर भी खरीद लेता है। मगर इतने बड़े घर को सजाना फराह की अकेले बस की बात नहीं थी, स्पेशली इस हालत में। तो वो एटी से ये गुड न्यूज शेयर करते हुए कहता है एक मेड ढूंढने के लिए जो पूरा दिन फराह के साथ रहे, और आगे कुछ दिन उससे खुद भी डे ऑफ लेना होगा, तब भी एडी को ही ऑफिस संभालना है। एडी अपने दोस्त के खुशी से इतना खुश था कि मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन से ही फराह और राफा मिलकर घर को सजाने में लग जाते हैं, नर्सरी रेडी करते हैं और वहां एक कैमरा भी लगा देते हैं बच्चे के सिक्योरिटी के लिए। इस समय हम नोटिस करते हैं फराह राफा से कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करती है अपने पास्ट के बारे में, मगर राफा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ उसके साथ एक खूबसूरत फ्यूचर बनाना चाहता था बस। उसका एक्साइटमेंट देखकर फराह और कुछ नहीं कहती। पुरानी बातों को याद करके वो अपनी खुशी कम करना नहीं चाहती थी, मगर कोई और तो जरूर चाहता था। तभी तो इसके बाद से ही उनके घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगते हैं, दोनों के साथ ही। जैसे एक रात जब राफा वॉशरूम जाता है ब्रश करने, उसके दांत अपने आप ही गिरने लग जाते हैं, खून की उल्टी करने लगता है वो। और तो और एक पॉइंट पे उसका पूरा चेहरा ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है। आने पर खुद को देखकर डर जाता है राफा और जोर से चिल्लाने लगता है, और ठीक तब ही उसकी नींद टूट जाती है। हाँ, वो सपना देख रहा था। उसकी आवाज से फारा भी जाग उठती है, जो बहुत ही अजीब आवाज में उससे कहती है, ऐसे सपनों का मतलब होता है तुम्हारे परिवार में किसी की मौत होने वाली है। मगर जब राफा उससे मतलब पूछता है, फराह बिना कुछ कहे ही सो जाती है, ऐसे वो नींद में बोल रही थी। टेंशन में बाकी रात राफा सो नहीं पाता और अगले दिन भी इसका सिलसिला बरकरार रहता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त वो नोटिस करता है फराह ऑलमोस्ट कच्चा मांस खा रही है। मना करने पर भी वो नहीं रुकती, कहती है उसे क्रेविंग हो रहा है। रफा हेलुसिनेट करता है फराह बिल्कुल किसी डायन की तरह उस कच्चे मांस के टुकड़े को खा रही है। ताजा खून टपक रहा है उससे। डर से कांप उठता है राफा और उसी वक्त उस स्टेक को उठाकर फेंक भी देता है। फराह उसका बर्ताव कुछ समझ नहीं पाती, मगर उसी रात से वो भी घर में अजीब सी चीजें विटनेस करने लगती हैं। रात में जब सभी सो रहे थे, फराह को किसी की सांसों की आहट सुनाई देती है, और जब वो देखती है तो उसे अपने बेड के पास एक बहुत ही भयानक दिखने वाली चुड़ैल नजर आती है। इसे नाइटमेयर समझकर फराह अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर वो चुड़ैल नहीं जाती। वो फराह के बेबी बम को छूकर कुछ कहती है और फिर गायब हो जाती है। डर से फराह की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन राफा को लगता है ये उसका कोई बुरा सपना होगा, जैसे पिछली रात उसने देखा था।
नेक्स्ट डे खाना पकाते वक्त फराह नोटिस करती है उसके पेट में बच्चा बहुत एबनॉर्मली मूव कर रहा है, ऐसे पेट चीर कर बाहर निकलना चाहता है। वो वजन भी जैसे दुगना हो चुका था। वो डिसाइड करती है आज चेकअप के दौरान डॉक्टर से वो इस बारे में बात करेगी। इसीलिए रफ़ा के मना करने के बावजूद वो अकेले ही क्लिनिक की तरफ निकल पड़ती है। उसे लगा था वो जीपीएस ट्रैक करके घर लौट आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर लौटते वक्त बीच रास्ते में उसका जीपीएस काम करना बंद कर देता है और फिर उसके फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं था। टेंशन में ऐसे ही फराह की तबीयत खराब हो चुकी थी। ऐसे में अचानक उसका लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। दर्द से चिल्लाने लगती है बेचारी। फॉर्चुनेटली ठीक उसी समय एक कपल वहां से गुजर रहे थे जो उसकी मदद कर देते हैं। उसे उसके घर ले जाते हैं जहां फराह एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है। मगर डिलीवरी के वक्त सभी को एक साथ एक हेलुसिनेशन होता है। उन्हें उस बच्चे की जगह एक बहुत ही भयानक दिखने वाली क्रिएचर नजर आती है, ऐसे कोई शैतान का बच्चा हो। और फिर जब प्लासेंटा को बाहर जमीन में दफन किया जा रहा था तब भी उसमें मूवमेंट नजर आती है। ये सब काफी अजीब था, लेकिन राफा और फराह बच्चे की खुशी में सब इग्नोर कर जाते हैं। उसका नाम रखा जाता है रंगा। उन्हें लगा था रंगा के आने से उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, जो होता तो है बट इन दी वर्स्ट पॉसिबल वे। एक दिन फराह जब उसे दूध पिला रही थी तो उसे अपने हाथ पर एक शार्प स्क्रैच फील होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता किसी बच्चे के नाखून इतना शार्प कैसे हो सकता है। एक्चुअली उसने देखा नहीं था, वो हाथ किसी बच्चे का था ही नहीं। उसी रात एक और अजीब हादसा होता है। उसे रंगा की आंखें जलती हुई नजर आती है और फिर उसे ऐसा भी फील होने लगता है कि कोई है उसके आसपास, जो और कोई नहीं वो चुड़ैल थी। न जाने क्यों वो हमेशा इसी बच्चे के आसपास मंडराती रहती थी। फराह भागकर राफा को बुलाने जाती है, मगर राफा उस पर यकीन ही नहीं करता। उल्टा उसे सीसीटीवी फुटेजेस दिखाता है जहां सच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मगर हाँ, बीच बीच में कुछ ग्लिचेस जरूर थे जिसमें बस 1 सेकंड के लिए वो चुड़ैल कैप्चर हुई थी, मगर राफा उतना ध्यान ही नहीं देता। नेक्स्ट डे उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया जाता है रंगा के नाम। उसी दिन घर को क्लींस भी किया जाता है। राफा का तो इस सब में यकीन नहीं था, मगर फराह के कहने पर उसे करना ही पड़ता है। उसी दिन एडी उन्हें एक मेट भी ला कर देता है माटी नाम से। और नेक्स्ट हादसा होता है उसी के साथ। वो जब एक दिन बाथरूम साफ कर रही थी तो उसे कमोड से एक हाथ निकलता हुआ दिखता है, पिच ब्लैक कलर का। वो उसी वक्त जाकर राफा को इन्फॉर्म भी करती है, मगर राफा यकीन करे तब ना। उधर फारा को बार बार अपने बच्चे में किसी शैतान का साया नजर आने लगा था, लेकिन राफा उस पर भी यकीन नहीं करता। वो फारा को समझाता है कि ये सब हार्मोनल इश्यूज है, उन्हें डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। इवन एडी ने भी यही सजेस्ट किया था, मगर फारा नहीं मानती। घर में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, ये सब कुछ उसकी बीमारी नहीं हो सकती। वो माटी से कहकर अगले दिन ही एक शमन को घर बुलाती है। क्लेंसिंग से तो कोई फायदा नहीं हुआ तो शायद वो ही कुछ मदद कर दे, मगर ऐसा होता नहीं। वो शमन तो उस बच्चे को देखकर ही भाग जाता है। उनसे कह जाता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मगर एग्जैक्टली क्या गलत है वो बताकर नहीं जाती। और उसी रात कुछ ऐसा होता है कि माटी काम छोड़कर ही भाग जाती है। एक्चुअली वो जब रात में किचन में काम कर रही थी अकेले, उसे बाहर एक अजीब सा बच्चा नजर आता है नीले रंग का, जो उसे ही देख रहा था। उसके गायब होने के बाद कहीं से एक लाश आकर हाजिर हो जाती है उसके सामने। जैसे माटी उसका कपड़ा हटाती है, वही नीले रंग का बच्चा उस पर झपट पड़ता है। भले ही दूसरे पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन माटी और कुछ फेस करने की हालत में नहीं थी। डर से अधमरी हो चुकी थी बेचारी। वो सुबह होने का इंतजार तक नहीं करती, एक चिट्ठी लिखकर उसी रात घर छोड़कर चली जाती है। इधर इतना सब होने के बाद भी राफा यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे अभी भी लग रहा था फरा एग्जैजरेट कर रही है, और जरूर उसी का बर्ताव देखकर माटी डर गई होगी। एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था वो। ऑफिस में काम का इतना प्रेशर, ऊपर से घर में ये सब, हर रोज के खिचखिच, दिमाग खराब हो चुका था उसका। तो वो सारा गुस्सा फराह पर निकालता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि वो ये सब पागलपन बंद करे और अपने बच्चे का ख्याल रखे। इतना कहकर एक रात वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है, और इधर उसके निकलते ही फारा को घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देती है, जिसे फॉलो करके जब वो ऊपर जाती है उसे रंगा कहीं नहीं मिलता। अचानक उसे उल्टी आने लगती है
और वो खून के साथ नेल्स वॉमिट करती है। उधर वो चुड़ैल उसे फॉलो करने लगी थी, तो उससे बचने के लिए फराह भागती है नीचे। दरवाजा तो लॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो बाहर नहीं जा पाती, घर के अंदर ही एक कोने में खड़ी रहती है। ऐसे में सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और फराह की नजर पड़ती है एक कमरे की तरफ जहां वो चुड़ैल बैठी थी और उसके गोद में था वो नील रंग का बच्चा। फराह को देखते ही वो क्रॉल करते हुए उसके तरफ आने लगता है और फिर गायब भी हो जाता है। पूरे घर में उसकी आवाज गूंजने लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो दीवार के अंदर चल रहा हो। फाइनली फराह उसे लोकेट करती है स्ट्रोलर के अंदर, हाथ फैलाकर जैसे उसे ही बुला रहा था। फराह देर नहीं करती, उसी वक्त चाकू उठाती है और उस शैतान के बच्चे पर हमला करने जाती है, मगर कर नहीं पाती। उससे पहले ये राफा उसे रोक लेता है, फॉर्चुनेटली, क्योंकि ये कोई शैतान नहीं था, उनका बेटा था रंगा। फराह के कंडीशन को देखते हुए राफा बिल्कुल श्योर हो जाता है कि उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम हो रही है। वो उसे रेस्ट लेने भेज देता है, मगर जैसे ही वो अकेला होता है उसे भी वही ब्लू बेबी दिखता है, साथ में चुड़ैल भी। और एक झटके में उसे फराह की सिचुएशन समझ आ जाती है, हर बात पर यकीन हो जाता है उसकी। उसे लगने लगता है जरूर इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ आने के बाद से ही तो सब शुरू हुआ था। तो वो उसी वक्त फराह और रंगा को लेकर अपने पुराने घर में शिफ्ट कर जाता है। उनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, दोनों ही थक चुके थे। तो जब उनका न्यू नेबर आता है उनसे बात करने, वो दोनों बहुत रूडली बिहेव करते हैं, मगर वो भले इंसान थे इसलिए कुछ माइंड नहीं करते। बस रंगा की कंटिन्यूअस रोने की आवाज उन्हें बेचैन कर रहा था। वो फिर से खुद से ही राफा से बात करने जाते हैं और ठीक तभी उनकी नजर पड़ती है रंगा की तरफ, जिसकी आंखें जल रही थी। वो तुरंत समझ जाते हैं इस बच्चे पर शैतान का साया है, जरूर किसी ने काला जादू किया है इस पर। अपनी बातें साबित करने के लिए वो राफा से एक इंसिडेंट के बारे में भी शेयर करते हैं जो कई साल पहले इसी शहर में हुआ था। तब वो एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली एक घर में कुछ लाशें मिली हैं, एक आदमी की जिसके सारे हड्डियां टूट चुके थे मगर शरीर पे खरोच तक नहीं था, और एक बच्चे की जिसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं ये आदमी असल में फर्स्ट सीन में दिखने वाले वो ऑफिसर इंचार्ज है। वो अभी भी उस लड़की के मौत को अपना केयरलेसनेस मानते हैं और उसी रिग्रेट के कारण उन्होंने अपना जॉब छोड़ा था। मगर उस केस को इन्वेस्टिगेट करना कभी बंद नहीं किया उन्होंने, और उन्हें जो पता चला वो काफी शॉकिंग था। उस रात उस घर में एक्चुअली क्या हुआ था उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था। डॉक्टर्स खुद हैरान थे और कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था। तो इस ऑफिसर को शक होता है ये किसी नॉर्मल मर्डर नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऑकल्ट स्पेशलिस्ट से बात करी, जिससे उन्हें पता चला इस परिवार पर किसी ने काला जादू किया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेल। और जिंदा रहते वक्त उनके सिम्टम्स जो थे वो राफा के करंट कंडीशन से परफेक्टली मैच कर रहा है। वो लोग भी बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके थे और उनका बच्चा भी पूरा दिन रोता रहता था। हो ना हो ये काला जादू ही है। ऑफिसर तो 100% श्योर थे, मगर राफा नहीं। उधर ठीक इसी वक्त उन्हें ऊपर से फारा के चिल्लाने की आहट सुनाई देती है। रंगा चोक करने लगा था। चेक करने पर उन्हें उसके मुंह से एक बालों का गुच्छा मिलता है, एंड एट द सेम टाइम राफा के मुंह से निकलता है एक स्क्रू। फाइनली उसे यकीन करना ही पड़ता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर उनसे इतना हेट्रेड कौन कर सकता है। सबसे पहले जो नाम उसके दिमाग में आता है वो था रोनाल्ड का। उसने तो उसे थ्रेट किया था। तो राफा उसी वक्त उसके घर चला जाता है उसे कन्फ्रंट करने, और घर में घुसते ही वो देखता है पूरे घर में कैंडल्स जल रहे हैं, एक्जैक्टली जैसे ब्लैक मैजिक में किया जाता है, और उनके बीचों बीच बैठा है खुद रोनाल्ड। ये सब देखकर राफा खुद पर काबू नहीं रख पाता, गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता है। बट फाइनली उसे एहसास होता है यहाँ कोई ब्लैक मैजिक नहीं चल रही, बल्कि रोनाल्ड के एनिवर्सरी डेट चल रहा था जो राफा ने बर्बाद कर दिया। यहाँ रोनाल्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है उससे कि ऐसे स्पेल्स जनरली कोई क्लोज पर्सन ही कास्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पर्सनल आइटम्स की ज़रूरत होती है जो किसी बाहर वाले के लिए अरेंज करना इम्पॉसिबल होता है। और उसके अलावा भी तो राफा का कोई दुश्मन हो सकता है ना, जो शायद छुपकर उस पर वार कर रहा है, जिनके बारे में शायद उसे पता तो है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा। राफा घर लौटते वक्त पूरा रास्ता रोनाल्ड के बातों को ही सोचने लगता है, और तभी उसे एहसास होता है
रोनाल्ड कहीं एडी के बारे में तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि बस वही है जो एट प्रेजेंट उसके सबसे करीबी है। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब हमें खुद एडी ही देता है जब वो फराह से मिलने उसके घर जाता है। वहां हमें पता चलता है एडी असल में फराह का एक्स बॉयफ्रेंड है। यही वो राज है जो फराह बार बार राफा से कहने की कोशिश कर रही थी। एक समय उनका सीरियस रिश्ता हुआ करता था जो किसी कारण से टूट गया। जब फराह राफा को डेट करने लगी, एडी को लगा वो बस टाइम पास कर रही है, लेकिन वो अचानक उससे शादी कर लेगी और फिर उसके बच्चे की माँ बन जाएगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। राफा की खुशी, उसकी तरक्की उससे और हजम नहीं होती। उसे सब कुछ कैसे मिल सकता है? वो डिसाइड करता है वो राफा को बर्बाद कर देगा, जिसके लिए यूज करेगा ब्लैक मैजिक। मगर वो प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे कई सारी चीजों की जरूरत थी, जैसे राफा के बाल, बच्चे का प्लेसेंटा, जिसे लेने ही मेनली वो क्लेंजिंग के दिन इस घर में आया था। उसे हमेशा से ही ये लगता था कि उनका बच्चा रंगा ही इस मुसीबत की जड़ है। जब तक जिंदा है, फराह राफा से अलग नहीं हो सकती, तो वो इस परिवार पर स्पेल कास्ट करता है, जिसमें मोहरे की तरह यूज किया जाता है इस बच्चे को। आज का दिन ही इस परिवार का आखिरी दिन होने वाला है। उस चुड़ैल के हाथों मरना पड़ेगा इन सभी को। उसी का जश्न मनाने तो वो यहाँ आया है। फराह उसके बातों से काफी डर जाती है, रंगा को वापस लाने की कोशिश करती है, मगर एडी पागल हो चुका था। फॉर्चुनेटली ठीक तभी राफा आ जाता है और हमला कर देता है उस पर। इस मौके का फायदा उठाकर फराह बच्चे को लेकर ऊपर भाग जाती है। बहुत ज्यादा रो रहा था वो, ऐसे कयामत आने वाली हो। अचानक ही फराह के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और दिखाई देती है वही चुड़ैल, जो रंगा से उसकी लाइफ फोर्स छीनने लगती है। पूरे कमरे में जैसे तूफान शुरू हो चुका था, चीजें इधर उधर गिरने लगे थे, मगर फराह हार नहीं मानती। ऐसे सिचुएशन पर भी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है वो, और एक पॉइंट पर माँ की ममता के सामने झुकना ही पड़ता है इस डाइन को। वो अपना काम पूरा नहीं कर पाती, जिसका असर भुगतना पड़ता है उसके सामनर एडी को। उसका चाल उसी पर बैकफायर करता है। उसे उस चुड़ैल के हाथों मरना पड़ता है, वो भी भयानक तरीके से। उसकी सारी हड्डी पसली एक हो चुकी थी और वो बिल्कुल उसी लाश की तरह दिख रही थी जैसा फिल्म के स्टार्टिंग में हमने देखा था। आखिरकार उसे वही मिला जो वो ट्रूली डिजर्व करता है, और इस परिवार को मिली आज़ादी उसके जेलसी से। होपफुली अभी उनके जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी पसंद आई। हाँ, मुझे पता है स्टोरी लाइन काफ़ी सिंपल है और किसी पिटी भी, मगर इस फिल्म का एग्जीक्यूशन इसे डिफरेंट बनाता है। कई सारे जंप स्केयर सीन्स है इसमें, तो मेरे ख्याल से वन टाइम वॉच के लिए तो ये परफेक्ट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।